अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट सादिया अफसाल के साथ। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे हम पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से, जो कि हमेशा से ही उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो यूएस कांग्रेशनल पैनल ने पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद को ख़त्म करने के हवाले से जो बिल था उसको रिजेक्ट कर दिया है। अगर पाकिस्तान को मिलने वाली इमदाद और उसको रोके जाने के हवाले से बात की जाए कि कितनी दफ़ा ये कट ऑफ की गई, तो ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी ये होता रहा है। और अगर थोड़ा सा माजी में जाएं, थोड़ा सा इसकी डिटेल्स देखें तो 1965 में पहली बार जब पाकिस्तान हालत जंग में था तो पाकिस्तान को मिलने वाली ये इमदाद रोक दी गई। दूसरी बार जब दोबारा जंग थी 1971 में, तब भी यही किया गया पाकिस्तान के साथ। 1979 में पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से जब अमेरिका में खदशात बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हुए तो पाकिस्तान की इमदाद एक बार फिर से रोक दी गई थी। चौथी बार 1990 में मशहूर प्रेस्टल अमेंडमेंट के थ्रू सोवियत यूनियन के विड्रॉल के वक्त पाकिस्तान की इमदाद एक बार फिर से रोक दी गई थी। 1998 में जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बनाने वाली इमदाद फिर से रोक दी गई। इसके बाद 1999 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म किया था, और अब रिसेंटली 2011 में हम दोबारा ये देख रहे हैं। और इस हवाले से कहा जा रहा है कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब अफगानिस्तान से अमेरिका और नेटो फोर्सेस निकलने की बात कर रही हैं, वहाँ से ट्रूप्स का विड्रॉल किया जा रहा है, तो एक बार फिर से पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद को कट ऑफ करने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ अमेरिका में अभी रिसेंटली जो डॉक्टर गुलाम नबी फाई के हवाले से उन्हें वहां पे अरेस्ट किया गया, और उस हवाले से ये बात की गई कि उन्हें तमाम फंडिंग जो है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI की तरफ से हो रही है। इस हवाले से एक और चीज जो कि वजीर आजम साहब ने कल BBC को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बात की कि अमेरिका हमारे साथ अपनी नाकामियां शेयर करता है, कामयाबियां शेयर नहीं करना चाहता। देखना हमें यह है कि इस वक्त अमेरिका जो हमारे साथ सलूक रवा रखे हुए है उसको सामने रखते हुए पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के साथ किस किस्म के ताल्लुकात चाहता है, जबकि हम एक जानिब ये भी देखते हैं कि हमारी क़यादत जो है वो अब चाइना, ईरान और सऊदी अरब की जानिब भी एक बार फिर से रुख कर रही है और उनके साथ भी ताल्लुकात और रवाबित जो है वो मजीद बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कंसल्टेंट है, स्ट्रेटेजिक डिफेंस एनालिस्ट हैं ज़ैद हामिद साहब। बहुत शुक्रिया ज़ैद साहब। ज़ैद साहब, आप ही से आगाज़ करना चाहूँगी गुफ्तगू का। आपको क्या लग रहा है इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान से चाह क्या रहा है, ये हो क्या रहा है हमारे साथ? देखिए, अमेरिका इस वक्त अफगानिस्तान में शिकस्त खा चुका है, शिकस्त खा नहीं रहा, शिकस्त खा चुका है। उसको अपनी शिकस्त का इल्जाम किसी पर डालना है, उसको लाजमी तौर पर इसके लिए वो पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना चाहता है। लेकिन उससे पहले जो बात बहुत अहम है जिसको समझ लीजिए कि अफगानिस्तान में अमेरिका के आने के मकासद क्या थे, वो किस लिए आया था अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जब वो पहुंचे तो उनके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि हम यहाँ से उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए आए। 11 साल तक तो वो कर नहीं सके, अब फाइनली उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि हमने उसको मार दिया। लेकिन ये स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो वो ऑब्जेक्टिव जो बयान नहीं करते वो उससे कहीं ज्यादा घनौने और खौफनाक थे, और जिसका मकसद ये था कि ये जंग पाकिस्तान में दाखिल की जाएगी, जिसकी शक्ल हमें एफपैक डॉक्ट्रिन की शक्ल में नजर आती है। एफपैक का मतलब है कि अफगानिस्तान अब सिर्फ थिएटर ऑफ ऑपरेशन नहीं है, पाकिस्तान भी मैदान जंग है। और जिस तरह CIA जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के जरिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रही है, आज जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है CIA और ISI के दरमियान, वो इसी बात पर है कि भाई आप अफगानिस्तान में जंग करना चाहते हैं, ये आपकी जंग है, आप कीजिए, इस जंग को आप पाकिस्तान में क्यों दाखिल करना चाह रहे हैं। जितने भी इस वक्त इंसर्जेंट ऑपरेशंस पाकिस्तान में हो रहे हैं, चाहे वो TTP की इंसर्जेंसी हो, चाहे इस वक्त बाजोड़ में, मोहम्मद में, कुनार से जो इंसर्जेंसी की जा रही है पूरे हमारे ट्राइबल एरियाज में, इसको लॉजिस्टिक्स, सप्लाईज, वेपन्स, कम्युनिकेशन बेस एरियाज अफगानिस्तान से दिए जा रहे हैं, जो कि नेटो प्रोटेक्शन में। यही कॉन्फ्लिक्ट है हमारा उनके साथ, और हमारा उनसे एतराज ये है कि आप अफगानिस्तान में जो भी मामलात हैं, अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो हमसे मशवरा करके कीजिए, क्योंकि अफगानिस्तान हमारा बैकयार्ड है, हम अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस चाहते हैं। और मतलब जब रशिया वहां से निकला था तो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, पाकिस्तान अभी भी अगर विड्रॉल होता है, और यही इशू है कि इंडिया को उन्होंने एक्सेस दिया हुआ है कि इंडिया वहां से एक 4th जनरेशन वॉर पाकिस्तान के अंदर दाखिल कर रहा है, इंसर्जेंसीज हैं, रेबेलियंस हैं, बगावतें हैं। तो इशू हमारा यही है कि पहली बात आप अपने से ऑब्जेक्टिव डिफाइन करें। देखिए, इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट ये हो रहा है कि ISI और आर्मी अमेरिका से ये डिमांड कर रही है अपने मकासद बताएं, आप अफगानिस्तान में क्यों आए थे। इन्होंने ऑब्जेक्टिव ही स्टेट नहीं किए, बता ही नहीं रहे कि हम क्यों आए थे। और फिर इनसे कहा जा रहा है कि जब आप निकलने की बात करते हैं तो आपके पास एग्जिट स्ट्रेटेजी है क्या, आप किसके हवाले करके जाना चाहते हैं। फिर एग्जिट स्ट्रेटेजी जब आप बना रहे हैं तो उसमें जो रीजनल कंट्रीज हैं, ईरान है, पाकिस्तान है, चाइना है, हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कौन देखेगा।
آپ نے ہمارے انٹرسٹ کا دھیان کیا یا نہیں کیا. یہ وہ کانفلکٹ ایریاز ہیں. جب جس طرح آپ نے بات کہی کہ اس وقت پاکستان ایران کے ساتھ بڑا کلوز ہو رہا ہے, سعودی عربیہ کے ساتھ کلوز ہے, چائنا کے ساتھ کلوز ہے, ایک ریجنل کلیکٹیو سیکیورٹی بلاک بنایا جا رہا ہے کہ ہم ڈیسائسولی یہ ریجنل کنٹریز ڈیسائیڈ کریں کہ کیا جو ایکسٹرا ریجنل فورسز ہیں, ERF جو ہیں, جو افغانستان میں موجود ہیں, ان کا افغانستان میں ہونا ہمارے مفاد میں. یعنی کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ناکام ہوا ہے وہ افغانستان میں, اس کی ساری ذمہ داری وہ شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ صرف ذمہ داری شفٹ نہیں کر رہے بلکہ جنگ بھی پاکستان میں داخل کر رہے ہیں, جو کہ ان کا ہم سسپیکٹ یہ کرتے ہیں, یعنی جو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ یہ سسپیکٹ کرتی ہے, پاکستانی پیٹریوٹس جو سسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کا اصل مقصد افغانستان میں آنے کا ہی یہ تھا کہ جنگ پاکستان میں لا کر پاکستان کو ڈی نیوکلیرائز کیا جائے. یعنی جوائنٹ اسپیشل آپریشنز کمانڈ جو ایک نون ان کی فورس ہے جس کا کام ہے ملکوں میں جا کر ایٹمی پروگرام کے خلاف کام کرنا, حکومتوں کے تختے الٹنا, بغاوتیں کروانا. ریمنڈ ڈیوس اسی کا آدمی تھا جس کو انہوں نے اکنالج کیا بعد میں, اور جس کے بعد ISI اور CIA کے تعلقات خراب ہوئے. یہ جو ایبٹاباد میں انہوں نے اسامہ والا ڈرامہ کیا ہے, اس میں اب کنفرم ہو گئی ہے بات کہ CIA کا ایک اسٹیشن آفس ہوا کرتا تھا ایبٹاباد میں, جس میں انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو ہائر کیا ہوا تھا اور اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک چلا رہے تھے وہاں پر, کہ جو ISI کو بائی پاس کر کے تھا. یہ وہ نیشنل سیکیورٹی رسکس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ شک ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کے نیوکلیئر اثاثوں کے خلاف کام ہو رہا ہے, پاکستان کو ڈیسٹیبل کیا جا رہا ہے, پاکستان کو ایک ڈس فنکشنل ریاست بنایا جا رہا ہے. استعمال کیا گیا اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے, اور مقاصد کو وہ واضح نہیں کرتے, اوپر سے کہتے ہیں مقصد ہمارا افغانستان میں اسامہ کو پکڑنا تھا, جنگ پاکستان میں کر رہے ہیں. اب ملا عمر پاکستان میں, اس کا بھی طوفان ہمارے سر پہ برپا ہے. ان کو ایگزٹ, مگر ان کی مجبوری ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی. مجبوری یہ ہے کہ ان کی لاجسٹکس پاکستان سے جاتی ہیں, ان کی سپلائی لائن ہمارے پاس ہے. پہلے کبھی بھی وہ اتنا ڈیپینڈنٹ پاکستان پہ نہیں ہوئے جتنا وہ آج ہے. اگر وہ پاکستان کو ایک حد تک پش کرتے ہیں تو ہم سپلائز بند کر دیں گے. ان کے پاس سینٹرل ایشیا سے کوئی روٹ نہیں, اور ہم نے کر کے دیکھا بھی ہے, اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ پھر آپ وہ معافی پہ اتر آئے تھے, وہ معافی مانگنے پہ آ گئے تھے. تو اس وقت ان کو پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے تھریٹ کرنے کے لیے آپ کو ڈپلومیٹک بلف تو کیا کہ ہم امداد بند کرتے ہیں, لیکن پریگمیٹزم دوبارہ سے ریالٹی ان کو ڈاؤن ہوئی کہ صاحب اگر آپ نے امداد بند کر دی, پاکستان چائنا کی طرف چلا گیا, پاکستان آرمی نے کہا ہم اپنے ریسورسز سے جنگ کر لیں گے اور پھر ہم سپلائز تمہاری بند کر دیتے ہیں, تو ان کے 1.5 لاکھ سپاہی آپ کو صرف استعمال کیا گیا. ڈاکٹر صاحب یہی کال ڈراپ ہو گئی, یہی میں آپ سے زاہد صاحب سوال کرنا چاہوں گی کہ اس وقت اگر آپ کی آرمی پہ یا ISI پہ شک کیا جاتا ہے اور ان کے حوالے سے اس قسم کے الزامات, جس طرح جرنلسٹ کے قتل کے حوالے سے, حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے, اور پھر آپ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی آپ کو ابھی اس وقت کنورجنس بھی کہیں نظر نہیں آ رہی, تو پھر آپ ان تعلقات کو آگے بڑھتا ہوا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یا پھر ہم کہہ دیں گے جی ہمیں امریکی امداد نہیں چاہیے, ہم اپنے وسائل پہ گزارا کر لیں گے, جس طرح ضیاء الحق نے بھی پہلے 79 میں مسترد کر دی تھی, جو اس کے بعد انہوں نے آفر کیا تھا 40 کروڑ. بات ہم آپ کو بتائیں کہ اس وقت پاکستان آرمی پر مکمل پریشر ہے پاکستان کے دفاع کا. پاکستان کی جوڈیشری عدالتیں کنوکٹ نہیں کر رہی دہشت گردوں کو, اس کی وجہ سے آرمی پر پریشر بہت زیادہ ہے. دوسری طرف پاکستان کا میڈیا, اس وقت نیشنل سیکیورٹی پالیسی کوئی ہے ہی نہیں جس کے اوپر میڈیا کی ڈائریکشن ہم طے کریں. لہٰذا پاکستان آرمی اس وقت 2 ایکسس پہ لڑ رہی ہے. ایک طرف تحریک طالبان کے خلاف پورے علاقے ہمارے ہیں جن میں باقاعدہ ہائی انٹینسٹی وار ہو رہی ہے پاکستان کی سرحدوں کے اندر. دوسری طرف پاکستان آرمی CIA کے خلاف لڑ رہی ہے, اور یہ دونوں جنگیں بہت زیادہ اس وقت جسے کہیں گھمسان کی جنگیں ہیں, اور کنورجنس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. امریکن ڈرون سٹرائکس کے نتیجے میں آپ کو یاد ہوگا یہاں CIA اسٹیشن ڈائریکٹر کے اوپر کیس کیا گیا تھا یہاں پر ان ٹرائبل, جس کے جواب میں انہوں نے ISI کے اوپر الزامات لگانے شروع کیے. جنرل پاشا پہ کیس کیا انہوں نے ممبئی کے حوالے سے. یہ دونوں طرف سے ایک جنگ چل رہی ہے اس وقت, اور there is no possibility, یہاں آپ کو صاف بتا رہے ہیں, کوئی possibility نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان اور امریکن انٹرسٹ افغانستان میں کنورج کریں. آنے والے وقتوں میں ہماری جنگ شدید ہو جائے گی. امریکنز کو نکلنا ہے, نکلنے سے پہلے جو ان کا اصل آبجیکٹو تھا کہ ڈی اسٹیبلائزیشن آف پاکستان, جو اس وقت مڈل ایسٹ میں آپ ڈی اسٹیبلائزیشن دیکھ رہے ہیں, اس سے الگ نہ کریں پاکستان کو. مڈل ایسٹ کے تمام مسلمان ممالک کو یہ ڈیکیپیٹیٹ بھی کر رہے ہیں, لیڈرشپ بھی پولیٹیکلی بھی ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں, جیوگرافکلی بھی تقسیم کر رہے ہیں. کئی مسلمان ملک توڑے جا چکے ہیں, سوڈان اور لیبیا کی مثال آپ کے سامنے. یہی آبجیکٹو ان کا پاکستان میں ہے, جس کو بالکنائزیشن یا یوگوسلاویا آپشن کہتے ہیں, جو یوگوسلاویا میں انہوں نے کیا تھا. وہاں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ رچرڈ ہولبروک جا کے اس نے ڈیٹون پیس ایگریمنٹ کیا تھا اور یوگوسلاویا کو توڑا. اسی رچرڈ ہولبروک کو انہوں نے یہاں بھیجا تھا ایف پیکٹ ڈاکٹرن کے تحت. جو ڈیٹون پیس ایگریمنٹ وہاں تھا, یہاں ایف پیکٹ تھا ان کا. اس سے پہلے ہم تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جائیں گے. جنیوا ایکارڈ جو
पाकिस्तान यानी अमेरिकन और सोवियत यूनियन के दरमियान हुआ था, जिसके नतीजे में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से निकल कर गया था, जिसके नतीजे में जनरल जिया ने जुनेजो की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया था, इसलिए कि उस जेनेवा अकॉर्ड में पाकिस्तान के इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखा गया था और अफगान मुजाहिदीन जो असल लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको दी गई थी उन अकॉर्ड में। नतीजा यह हुआ कि आप जो असल रिप्रेजेंटेटिव हैं अफगान अवाम के, उनको हटाकर जब आप पाकिस्तान गवर्नमेंट ने काबुल गवर्नमेंट के साथ, काबुल गवर्नमेंट एक पपेट गवर्नमेंट थी, उसके साथ मिलकर जब आपने नेगोशिएशंस किए, जिसके नतीजे में सोवियट्स ने विड्रॉल किया और पूरे अफगानिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो गई, क्योंकि अफगानिस्तान में कोई लेजिटिमेट पावर थी नहीं जो उनको रिप्रेजेंट करती। ये ब्लंडर हुआ था जेनेवा अकॉर्ड में। अब यही खतरा हमको दोबारा है कि अमेरिकन एग्जिट और विड्रॉल की बात कर रहे हैं, उनका जो असल ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तान और ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्टेबलाइज करना है, वो अचीव नहीं कर सके। पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर सिविल कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं, और अफगानिस्तान बजाते खुद एक अनार्किक सिचुएशन में चला जाएगा, उसी तरह जिसके नतीजे में तालिबान जैसी ताकतें 96 में राइज किया था। वो अनार्की हम दोबारा नहीं चाहते। हम इस वक्त जो तालिबान हैं, पहले उन्होंने भी ताजिकों, उज़्बकों और हज़ारास के खिलाफ एक हार्ड लाइन रखी हुई थी, जिसके नतीजे में ये सारी जंग दोबारा शुरू हुई। इस वक्त ईरान और पाकिस्तान इस पे कन्वर्ज कर गए हैं कि हम वो ताजिकों में, उज़्बकों में उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, पश्तूनों में हमारा इन्फ्लुएंस ज्यादा है, एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट अफगानिस्तान में बनाई जा सकती है। ईरान तो अभी भी सदर साहब गए तो आयतुल्लाह खामनाई ने उन्हें साफ कहा है कि जी वेस्ट और सबसे बढ़ के यूएस जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो आप वहां से पहले असल इशू ये है जिस पर अब बात करनी है, जिस पर बात हो रही है कि क्या अमेरिकन की अफगानिस्तान में मौजूदगी इस खत्ते के लिए बेहतर है या अफगानिस्तान से निकलना बेहतर है, और अगर निकलना बेहतर है तो किन शराइत पर निकलना बेहतर है। लेकिन आपको लगता है कि फिर वो अमेरिका की अगर बात करते हैं कि निकलना, वो आपका पीछा इस वक्त छोड़ने को तैयार हैं? आपने जरा सा ईरान की तरफ रुख किया, सऊदी अरब की तरफ रुख किया, तो उन्होंने ये बिल जो है वो 8 खत्म करने का वो रिजेक्ट कर दिया। हम आपको बात बताएं, गेम इस वक्त अफगानिस्तान के हाथ से, अमेरिकन के हाथ से निकल चुकी है। इस वक्त अफगानिस्तान में जो कुछ होगा उसका फैसला अफगानिस्तान के अंदर नहीं होगा, उसका फैसला इस खित्ते में होगा। उसका फैसला चाइना करेगा, पाकिस्तान करेगा, ईरान करेगा और तुर्की करेगा। और अमेरिकन को अच्छी तरह मालूम है कि इस वक्त वो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल अफगानिस्तान से वो दे हैव लॉस्ट द स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। उनकी सप्लाईज हमारे पास हैं, दे हैव लॉस्ट द वॉर इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट उन्होंने क्रिएट की है, कारजाई की, वो एक पपेट रिजीम है, उसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। और अफगानिस्तान के तालिबान जो हैं, जो अब सिर्फ तालिबान नहीं है, अब वो अंदर आपस में जब गुफ्तगू करते हैं तो एसीएम कहते हैं, एंटी कोलिशन मिलिशिया। उसके अंदर पश्तून, दूसरे ग्रुप पश्तून के शामिल है, हिकमत यार शामिल है, हक्कानी शामिल है, अब उज़्बक और ताजिक ग्रोह भी शामिल हो गए। आपने मदार शरीफ में भी राइट्स देखे थे, जिसके नतीजे में यूएन के खिलाफ इतने बड़े हंगामे, एंटी अमेरिकन डेमोन्स्ट्रेशंस हुई। अफगानिस्तान उनके हाथ से निकल चुका है। नेटो के कई ममालिक दे आर कटिंग लूज, अब दे आर गोइंग बैक टू देयर कंट्रीज, क्योंकि वो अब इस तबाही में शामिल नहीं होना चाहते। अच्छा, ठीक है, यानी ये जो बात ज़ाहिद अहमद साहब, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जी आप खुद ही शायद सेम पेज पे नहीं है, आपको खुद ही नहीं पता। वो कहते हैं कि जी कहीं से कुछ और हो रहा है, इदारे जो हैं वो कुछ और कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी जज्बात में आके कह देना अलग चीज़ है, लेकिन अमेरिका से ताल्लुकात बहरहाल जाहिर है वो स्टेट टू स्टेट जो भी रिलेशंस हैं वो रखने पड़ते हैं। तो अभी इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि क्या हम लोग वाकई अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखना चाह रहे हैं? जो कुछ हुआ है ये जान छुड़ाना चाह रहे हैं, हम उसकी कोशिशें कर रहे हैं। पहली बात ध्यान में रखिएगा कि अमेरिका से जो ये हमारे हालिया ताल्लुकात शुरू हुए हैं, ये एक थ्रेट और एक धमकी से शुरू हुए थे। आर यू विद अस और आर यू अगेंस्ट अस, और विल बॉम्ब यू बैक टू द स्टोन एज। और जो थ्रेट और ब्लैकमेल के नतीजे में जो कंसेशंस इनको दिए गए थे मुशर्रफ दौर में, पाकिस्तान की तमाम तर नेशनल सिक्योरिटी उस पर कॉम्प्रोमाइज हो गई थी। आज ये उसी दौर में सीआईए को इजाजत दी गई, उसी दौर में ड्रोन हमले शुरू हुए, उसी दौर में इनको बेसिस दिए गए, उसी दौर में इंटेलिजेंस नेटवर्क्स इनको यहाँ बनाने की इजाजत दी गई, और उसी दौर में नेटो की सप्लाईज पाकिस्तान से गई जिनको मॉनिटर और ऑडिट नहीं किया जाता। और सैकड़ों, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी केस ये लिया हुआ है कि सैकड़ों नेटो कंटेनर्स रास्ते में गुम हुए हैं, और नेटो कंटेनर्स में बच्चों के खिलौने नहीं थे, वेपन सिस्टम्स थे, एक्सप्लोसिव्स थे, एमुनिशन था, और वही फिर इस्तेमाल हुआ है इंसर्जेंट्स को सपोर्ट करने के लिए जो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है। लिहाजा नाउ इज अ डिफरेंट टाइम। अब हम अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं हैं। उस वक्त हमें थ्रेट और ब्लैकमेल किया गया था। अब हम अमेरिका से कह सकते हैं आर यू विद अस और आर यू अगेंस्ट अस। अब नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट। अगर ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करते, अमेरिका की इकोनॉमिक नीड की तो हमें जरूरत ही नहीं है। हम आपको इसलिए कह रहे हैं ये बात, जैसे कही कि वो पहुंचती ही नहीं है हम तक। वो तो सिर्फ ये ट्रेनर्स के नाम पे और एनजीओ के नाम पर पाकिस्तान की डेवलपमेंट में तो वो इस्तेमाल ही नहीं होती, पता ही नहीं चलता वो गई का वो है ही नहीं हमारे पास, वो सिर्फ ऑन पेपर होती है। उसकी तो हमें जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि
इस वक्त हम दोबारा से 90s की गलती नहीं कर सकते हैं। उस वक्त एक सुपर पावर बाहर निकल कर गई, वैक्यूम छोड़ गई, उस वक्त हम बैठ के देखते रहे, उस वक्त हमने तमाशा देखा और उनकी मर्जी पर छोड़ दिया कि वो किस किस्म के टर्म्स एंड कंडीशंस हमें देते हैं। इस वक्त हमें एग्रेसिव प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, अफगानिस्तान में दाखिल होना पड़ेगा अपने रीजनल एलाइज के साथ, विच इज चाइना एंड ईरान, और सऊदी अरेबिया हमें बैक करता है। सऊदी अरेबिया की अपनी कोई अफगान पॉलिसी नहीं है, वो पाकिस्तान की पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, और टर्की इस वक्त एंगेज कर रहा है। टर्की हमारा क्लोजेस्ट एलाय है, लिहाजा इस वक्त कोई चॉइस नहीं है हमारे पास सिवाय इसके कि हम इन 4-5 मुसलमान मुल्कों का और रीजनल कंट्रीज का ब्लॉक बना के, और एससीओ ब्लॉक इज अनकंफर्टेबल कि अमेरिकन और एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस अफगानिस्तान को एज द थिएटर ऑफ ऑपरेशन इस्तेमाल कर रही हैं। यानी अब आपने जिस तरह से कहा कि अब हमें स्टैंड लेना चाहिए और हम अमेरिका को कहें, हम अमेरिका को ये अब टर्म्स एंड कंडीशंस हम देंगे कि आप हमारे साथ अब टर्म्स एंड कंडीशंस हम देंगे। हम इन अमेरिका को बताएंगे कि अगले 8 महीने में या 12 महीने में आपको निकलना है यहां से, वरना हम आपकी सप्लाई लाइन बंद कर देंगे। रीजनल कंट्रीज आर टुगेदर ऑन दिस। अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी की बात है, पावर वैक्यूम की बात है, तो रीजनल कंट्रीज आर कैपेबल एनफ कि अफगानिस्तान के वॉरिंग फैक्शंस को एग्रेसिवली एंगेज करके करीब लाएं। अफगान अब नहीं लड़ना चाहते, वो 30 साल से लड़ रहे हैं, वो थक चुके हैं, इनको इस्तेमाल किया जा रहा है बाय द एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस, और रीजन चाहता यही है। देखिए अफगानिस्तान में सबसे बड़ा इशू हमारे लिए है कि वहां पे ड्रग्स ना हो, वहां से दहशतगर्दी पाकिस्तान में ना दाखिल हो, और ये रीजन को डिस्टेबलाइज ना करे। और इस सबसे बड़ी गारंटर्स और कौन हो सकते हैं सिवाय रीजनल कंट्रीज के? एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस ये गारंटी नहीं करेंगे, वो वैक्यूम छोड़ के जाएंगे जैसे इन्होंने 90s में छोड़ा था। और हम एक हिस्टोरिक ब्लंडर करेंगे अगर हम अपने पोस्ट अफगान वॉर सिनेरियो से सीख कर इस वक्त उन एक्सपेरिमेंट को, उन एक्सपीरियंसेस को डिप्लॉय ना करें जो हमारे साथ माजी में हो चुका है। ये कह देना आसान है, कोई वाकई दरमियानी रास्ता है प्रोग्राम के आखिरी चंद मिनट में? आपको बात, अल्लामा इकबाल का एक शेर हम आपको सुना देते हैं, और उनसे बड़ा जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, थिंकर, फिलोसोफर नहीं पैदा कर सकी उम्मत। इकबाल ने कहा था ये बात कि आसिया एक पैकर याब हो गेलस्त, एशिया इज अ ज्योग्राफी, मिल्लत अफगान दरू पैकर दिल است, अफगानिस्तान उस पैकर में दिल है, आज फसाद एऊ फसाद आसिया است। अगर अफगानिस्तान में वॉर होगी पूरे एशिया में वॉर होगी, अफगानिस्तान में अमन होगा पूरे एशिया में अमन होगा। हमारे पास पाकिस्तान को स्टेबल करने का, ये जितनी जंग पाकिस्तान में है ये अफगानिस्तान से आ रही है, हमको कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास सिवाय इसके। अब हम बात करें हम अपने आप को स्टेबल कर लें फिर अफगानिस्तान को देखेंगे, स्टेबल कर नहीं सकते अगर अफगानिस्तान अनस्टेबल है तो। वी हैव टू गो इनटू अफगानिस्तान विद द रीजनल कंट्रीज एंड टेक एन एग्रेसिव प्रोएक्टिव अप्रोच, देयर इज नो अदर ऑप्शन। राइट, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों की तशरीफ आवरी का। यहाँ पे आपने डिस्कशन हमारी सुनी, डॉक्टर जफर जसपाल और डॉक्टर शाहीन अख्तर साहिबा यहाँ पे ये बात करें कि ठीक है अमेरिका से आप बात करें, आप मुज़ाकरात होने चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, लेकिन वो जो सफारती ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल ख़त्म नहीं किए जा सकते और अपनी शराइ जो हैं वो अमेरिका को नहीं दी जा सकती। जबकि जाहिद हामिद साहब यहाँ पे लिमिटेड, लेकिन डॉक्टर शाहीन अख्तर साहिबा ने कहा कि शराइत अपनी कोई मुल्क अमेरिका को नहीं दे सका क्योंकि सुपर पावर है। और जाहिद हामिद साहब कहते हैं कि जी अब आपको स्टैंड लेना पड़ेगा और आपको अमेरिका को ये बताना पड़ेगा, अब आपकी बारी है, अब आपको कहना पड़ेगा कि आप वाकई हमारे साथ हैं या नहीं हैं। और अफगानिस्तान जब तक स्टेबल नहीं होगा पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह इसी टाइम पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी।